अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन ये मटेरियल दो तरीके के होते हैं, एक वो जो आपको आपके गोल तक लेकर जाता है और दूसरा वो जो आपको वहीं पर गोल 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 घुमाता रहता है। तो डिपेंड आप पर करता है कि आपको कौन सा मटेरियल चूज करना है। एमएम एकेडमी ऐप ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के जो वीडियोस है वो देखने को मिलेंगे, जहां पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए लाए जा रहे हैं। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटली अवेलेबल है, उसी के साथ साथ पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, एथिक्स का कोर्स चल रहा है, करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है और आने वाले दिनों में और भी सारे कोर्सेज जो है जैसे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए आने वाले हैं और ये कोर्सेज हाईएस्ट क्वालिटी के रहेंगे जो आपको आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आप एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो डेमो लेक्चर्स है उन्हें एक बार देखिए। उसी के साथ साथ आपको प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल रहेगी, जहां से आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एमएम एकेडमी ऐप ये पहला प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट्स के साथ इंडिविजुअली मैं लाइव इंटरेक्ट करता हूं, जहां पर उनके जितने भी डाउट्स होंगे, भले वो एकेडमिक हो या पर्सनल हो, वो सब मैं सॉल्व करता हूं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम 22 जून का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स है, इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं मयूर मोगरे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैप बेस्ड एक्सरसाइज है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कंट्री है यूएसए, नीचे आपको मैक्सिको जो है वो नज़र आ रहा है, ऊपर आपको कनाडा नज़र आ रहा है। अब आपको यहाँ पर बताना क्या है, आपको बताना है कि ये जो रिवर आपको रेड इसमें नज़र आ रही है तो ये रिवर कौन सी है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इस रिवर के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अनअकॅडमीवर सुरू झालेली आहे नवीन बॅच आणि STI, PSI, ASO जी एक्झाम आहे त्यासाठी जर तुम्ही प्रिपरेशन करत आहात तर 1 जूनपासून नवीन बॅच सुरू होत आहे आणि ज्यामध्ये तुम्हाला सगळेच सब्जेक्ट जे आहे ते कव्हर केल्या जाणार आणि त्याचबरोबर जे इंट्रॅक्शन आहे ते सुद्धा तुमचं प्रॉपर प्रकारे होणार। जे पण तुमचे डाऊट्स आहे ते क्लिअर होऊन जाणार। तर तुम्ही बघू शकता, पॉलिटी असो, जिओग्राफी असो, हिस्ट्री असो, इकॉनॉमिक्स असो, जनरल सायन्स असो, इंग्लिश ग्रामर असो, मराठी ग्रामर असो, मॅथ्स असो, रिझनिंग असो, जितके पण तुम्हाला सब्जेक्ट्स असतील ते सगळे यामध्ये कव्हर होऊन जाणार आणि तुमचं सिलेक्शन जे आहे ते 100% होणार। तर लवकरात लवकर एनरोल करा या बॅचमध्ये। तुम्हाला EMI ऑप्शन जे आहे ते सुद्धा अवेलेबल आहे। तर EMI ऑप्शन थ्रू तुम्ही इथे पे करू शकता आणि जेव्हा तुम्ही पे कराल तेव्हा MMBEAN हा कोड तुम्ही नक्की वापरा। जेव्हा हा तुम्ही कोड वापराल तर तुम्हाला 10% डिस्काउंट जे आहे ते मिळून जाईल। तर लवकरात लवकर सबस्क्राईब करा अनअकॅडमीला आणि बॅचला जॉईन करा। तो आइए एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं। तो एक्सप्लेन सेक्शन में मनरेगा के बारे में ये आर्टिकल बात कर रहा है। आर्टिकल बेसिकली एक इंटरव्यू है, तो इसमें मनरेगा से रिलेटेड हमने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर की हुई हैं और इसीलिए इसमें उन्होंने क्या कहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रिपीटेटिव है जो हमने ऑलरेडी देखी हुई है। मतलब सोनिया गांधी का आर्टिकल ले लीजिए, उसी के साथ साथ कई ऐसे आर्टिकल्स हमने देखे हैं कि अभी जो माइग्रेंट वर्कर्स अपने अपने घर पर गए हैं, रिवर्स माइग्रेशन जो हमें देखने को मिला है, तो उसकी वजह से मनरेगा कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, जहाँ पर हम उन लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं और जो यहाँ पर फाइनेंशियल क्रंच देखने को मिल रहा है उसे हम यहाँ पर सॉर्ट कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड हमने कई सारी चीज़ें देखी हुई है और इसीलिए हम यहाँ पर मनरेगा से रिलेटेड उन्होंने क्या कहा है ये नहीं देखेंगे, लेकिन स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो मनरेगा है उसके बारे में देखेंगे कि मनरेगा पर अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि अचानक से मनरेगा जो है ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन चुका है कि अब सीधा मनरेगा पर सवाल आपको पूछा जा सकता है। तो इसलिए स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ मनरेगा के बारे में इस आर्टिकल के थ्रू हम देखेंगे। बेसिकली इस आर्टिकल में उसके बारे में नहीं दिया गया है, लेकिन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर हम वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो आर्टिकल है इंडिया नेपाल टाइज के बारे में बात कर रहा है। अब देखिए, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो चाइना और इंडिया नेपाल टाइज के बारे में बात कर रहे हैं और इसीलिए आप देखो कि मोस्ट ऑफ यहाँ पर आप चाइना के बारे में देख सकते हो, उसी के साथ साथ ये आप चाइना के बारे में देख सकते हो, उसी के साथ साथ ये नेपाल के बारे में आर्टिकल बात कर रहे हैं। कई ऐसे आर्टिकल्स हैं जो चाइना के बारे में बात कर रहे हैं और उसी के साथ साथ नेपाल के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि हमारे GS पेपर 2 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
और उसी के साथ साथ जो इंडिया नेपाल टाइज़ है ये भी हमने पहले देखा हुआ है, जो इंडिया चाइना टाइज़ है ये भी हमने पहले देखा हुआ है। मतलब इंडिया और नेपाल जो है हिस्टोरिक टाइज़ उनके किस तरीके से बिल्डअप हुए हैं, किस तरीके से डेवलप हुए हैं, ये भी मैंने आपको आर्टिकल के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है। और इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि एक भी वीडियो आप मिस मत कीजिए, क्योंकि होता क्या है कि हम यहाँ पर जब भी कोई नई चीज़ आती है, इंडिया नेपाल के रिलेशंस आए, तो हमने स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें उसमें कवर की। अब वो अगर आपका छूट जाता है तो फिर जो भी हम आगे की इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं उसे समझना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर सिर्फ न्यूज़पेपर में जो आता है वही नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो वो भी हम कवर करते हैं। और इसीलिए हर वीडियो जो है पर्टिकुलरली आप देखा कीजिए। और उसी के साथ साथ ये वाला आर्टिकल जैसा मैंने आपको कहा चाइना जो है उसके बारे में बात कर रहा है। इसमें भी आप देखोगे यहाँ पर भी काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हो कि ये वाला जो आर्टिकल है चाइना उसके बारे में बात कर रहा है। उसी के साथ साथ ये वाला जो आर्टिकल है, ये वाला आर्टिकल किसके बारे में बात कर रहा है, मोदी जी ने ऑल पार्टी मीट जो ली थी उसमें उन्होंने चाइना से रिलेटेड है ये भी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी हमारे देश में घुसपैठ किसी ने भी नहीं की है। तो वो जो मोदी जी का स्टेटमेंट था उस पर काफ़ी लोगों ने आपत्ति जताई थी। जो राहुल गांधी जी उन्होंने भी कहा था कि ये मोदी जी क्या कह रहे हैं, अगर ऐसा है कि भारत में कोई भी शामिल नहीं हुआ है, भारत में अगर कोई भी नहीं आया है तो फिर क्यों यहाँ पर हमें सोल्जर जो है वो यहाँ पर शहीद हुए हैं, या फिर उनके सोल्जर जो है उन्हें हमने मारा है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली थी। तो उसके बाद यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन आया है। अब देखिए अगर देखा जाए तो ये आर्टिकल एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसमें कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए ऐसे जो आर्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी शॉर्ट में हम देखेंगे। यहाँ पर क्राइसिस और मोबिलाइजेशन जो है उसके बारे में आर्टिकल बात कर रहा है, तो इससे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जैसा मैंने आपको कहा है मनरेगा, अब मनरेगा के बारे में आर्टिकल बात कर रहा है, तो हम यहाँ पर सिर्फ मनरेगा जो है उसकी जो बेसिक डिटेल्स है उसके बारे में देखते हैं। अब यहाँ पर मनरेगा जब हम देखते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब ये जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो एक्ट है ये एम करता है कि जो लाइवलीहुड सिक्योरिटी है उसे यहाँ पर एनहांस किया जाए। रूरल एरिया में जो लोग हैं उनके लिए उन्हें 100 डेज़ की जो एम्प्लॉयमेंट है, वेज एम्प्लॉयमेंट है, वो यहाँ पर गारंटी कर। अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती है, जैसे कि जो वर्क है, जो काम है, क्या वो हमारा फंडामेंटल राइट है, क्या हमारे फंडामेंटल राइट में आता है? जी नहीं। जो राइट टू वर्क है वो हमारे DPSP में आता है, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है। DPSP में बोला गया है कि राइट टू वर्क मतलब हर जो इंसान है उसे काम करने का अधिकार है। अब राइट टू वर्क जब हमारे संविधान में दिया गया है, DPSP में दिया गया है, अब बट ऑब्वियसली इन्फोर्सेबल नहीं है। आपको अगर काम नहीं मिलता है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो, क्योंकि DPSP जब हम MM एकेडमी ऐप पर जो DPSP पर आएंगे तब आपको एक्सप्लेन करूंगा कि DPSP जो इन्फोर्सेबल नहीं है, और उसी के साथ आप कोर्ट में नहीं जा सकते उसको लेकर। तो अब ऐसे सिनारियो में जो राइट टू वर्क है उसमें सरकार ये मनरेगा जो है ये लाकर, क्योंकि DPSP में क्या होता है, DPSP गाइडिंग प्रिंसिपल है। मतलब सरकार अगर कोई भी रूल लेकर आती है, कोई भी लॉज लेकर आती है, तो अगर DPSP की गाइडलाइंस के हिसाब से लेकर आए तो उनके लिए एक देखने का ये होता है कि ठीक है हम DPSP के लाइन पर लेकर आते हैं, मतलब आगे हमें क्या करना है DPSP में देखो, अच्छा ये चीज़ें नहीं हुई, ये हमें करना चाहिए। तो यहाँ पर मनरेगा अगर देखा जाए तो DPSP का जो राइट टू वर्क है उसे यहाँ पर सेटिस्फाई करता है। मतलब हर इंसान को 100 डेज़ वर्क जो है ये यहाँ पर गारंटीड की जाती है, और वेज एम्प्लॉयड दिया जाता है, मतलब यहाँ पर उनको पैसा जो है वो भी यहाँ पर मिलेगा। उसी के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है फुल कॉस्ट यहाँ पर बियर करती है अनस्किल्ड लेबर्स का। 75% ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल बाय दी, और रेस जो होता है वो स्टेट के द्वारा किया जाता है। ये किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है बाय दी सेंटर, है ना। और ये डिमांड ड्रिवन सोशल सिक्योरिटी लेबर लॉ जो कि यहाँ पर राइट टू वर्क जो है उसे एनफोर्स करता है। जैसे मैंने आपको कहा है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एसोसिएशन विद द स्टेट गवर्नमेंट्स, यहाँ पर जो इम्प्लीमेंटेशन है इस स्कीम का उसे यहाँ पर मॉनिटर करती है। एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ यहाँ पर मोर देन 65% जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है। तो अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि मोस्ट ऑफ दी जो एक्टिविटीज़ है वो ली गई है एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के द्वारा, तो ये बिल्कुल सही रहेगा। या फिर आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया जा सकता है कि मोस्ट ऑफ दी एक्टिविटीज़ जो है वो सर्विस सेक्टर के द्वारा की गई है। अब आप कंफ्यूज हो सकते हो कि मोस्ट ऑफ दी जो लोग हैं एम्प्लॉयड
यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है, मनरेगा नहीं, ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट की। तो उसमें सर्विस सेक्टर जो उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो एम्प्लॉयड है, और उसी के साथ साथ हमें ये भी देखने को मिलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा है, जो रेवेन्यू है, वो सर्विस सेक्टर से हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो उसको लेकर। सोशल इंक्लूजन बोलिए, जेंडर पैरिटी बोलिए, सोशल सिक्योरिटी बोलिए, इक्विटेबल ग्रोथ बोलिए, ये फाउंडिंग पिलर्स हैं मनरेगा के। अब आपको ऐसा पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि नीचे दिए गए में से कौन कौन से फाउंडिंग पिलर्स हैं मनरेगा के। उसमें सोशल इंक्लूजन, जेंडर पैरिटी, सोशल सिक्योरिटी और उसी के साथ साथ इक्विटेबल ग्रोथ, तो ये चार जो है फाउंडिंग पिलर्स है। तो ये चारों आपको अच्छी तरीके से पता रहना चाहिए। हो सकता है कि आपको बोला जाए सोशल इंक्लूजन एंड जेंडर पैरिटी ओनली आर दी फाउंडिंग पिलर्स ऑफ मनरेगा, तो ये स्टेटमेंट गलत रहेगा, ठीक है। तो ये चारों आपको पता रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है मनरेगा के बारे में, ये आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, अच्छी तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल पर हम जाते हैं, व्हाट चेंज्ड इन इंडिया नेपाल टाइज। अब यहाँ पर इंडिया और नेपाल की जो टाइज है उसके बारे में बात की जा रही है। अब जब हम यहाँ पर इंडिया नेपाल की बात करते हैं, जैसा मैंने आपको कहा था कि इंडिया और नेपाल के जो रिलेशंस है ये हमने देखे हैं, इंडिया और नेपाल के रिलेशंस किस तरीके के रहे हैं। अब इंडिया नेपाल के रिलेशंस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि जो बॉर्डर्स है, मतलब कौन कौन से स्टेट्स को जो इंडिया नेपाल है वो बॉर्डर करता है, इंडियन स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, कौन कौन से इसको बॉर्डर करता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो अभी रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको भी लेकर आपको अच्छी तरीके से पता रहना ज़रूरी है। रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट किस तरीके से चल रहा है, तो जो नेपाल है उन्होंने नए अपने मैप्स जो है वो यहाँ पर रिलीज़ किए हैं। अब नए मैप में उन्होंने जो काला पानी रिवर है, काला पानी रीजन है, वो उन्होंने अपने इसमें दिया है। काला पानी एक वैली है जो एडमिनिस्टर की जाती है इंडिया के द्वारा, ठीक है। और उसी के साथ साथ ये जो काला पानी है ये उनके टेरिटरी में आती है, ऐसा यहाँ पर उनके द्वारा बोला गया है। उसी के साथ साथ हमें जो नेपाल है उसका ये देखने को मिलता है कि मतलब थोड़ा उनको जो चाइना है उसका सपोर्ट भी मिल रहा है, क्योंकि उनका जो भी बोलना होता है उसमें हमें ज़रूर पता चलता है कि चाइना जो है उसकी हेल्प उन्हें मिल रही है, और इसी वजह से जो नेपाल है उनको यहाँ पर ताकत मिल रही है। तो यहाँ पर ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, और इसी के चलते यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। अब कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर नेपाल को चाइना का सपोर्ट रहने की वजह से जो नेपाल है वो तो एकदम खुले सांड जैसा कुछ भी यहाँ पर बर्ताव कर रहा है। अब यहाँ पर आप देखोगे इंडियन पर्सपेक्टिव से नेपाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन में माना जाता है। अब क्यों माना जाता है ये हम बड़े मैप में जाते हैं और फिर पूरे रीजन को अच्छी तरीके से समझते हैं। तो ये हमारी खूबसूरत धरती, हम जूम करते हैं तो हमें भारत जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हम जूम कर रहे हैं और यहाँ पर भारत जो है वो देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हो भारत को लगकर ही है नेपाल। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं नेपाल को, तो इसके इधर साइड वाला रीजन है, मतलब उत्तराखंड जो है उसके पास वाला जो रीजन है, यहाँ पर हमें वो डिस्प्यूटेड जोन जो है वो देखने को मिलता है, जो कि है काला पानी। तो ये डिस्प्यूटेड जोन है जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चल रहा है। वो बोल रहे हैं कि हमारा रीजन है और इंडिया जो है उसका रीजन तो वो है ही। अब यहाँ पर आप देख सकते हो नेपाल की अगर हम बाउंड्री देखोगे तो आप 3 पैचेस में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है सबसे ऊपर का पैच, फिर है मिडल पैच और फिर आता है लोअर पैच। अब ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो ऊपर के जोन में रहेगी या नीचे के जोन में रहेगी? ऊपर तो आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं, हिमालय नज़र आ रहा है। अब हिमालय में खेती हो सकती है क्या, रहना इतना आसान हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। इसीलिए मोस्ट ऑफ दी जो लोग हैं वो हमें सदर्न साइड में ही देखने को मिलते हैं। सदर्न साइड में देखने को मिलते हैं, ऊपर चाइना है नीचे इंडिया है, तो मतलब किसके ज़्यादा क्लोज रहेंगे? बट ऑब्वियसली इंडिया के ज़्यादा क्लोज रहेंगे। ऐसे सिनारियो में यहाँ पर इंडिया जो है वो काफ़ी कोऑपरेटिव तरीके से नेपाल के साथ रहा है। एरिया ऑफ कोऑपरेशन अगर हम देखें नेपाल के साइड का, तो हमें मोस्टली देखने को मिलता है ट्रेड और इकोनॉमी। मतलब इंडिया और नेपाल का जो ट्रेड है वो काफ़ी अच्छे तरीके से है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर पावर सेक्टर बोलिए, टूरिज्म इंडस्ट्री बोलिए, काफ़ी अच्छे तरीके से जमती है। कनेक्टिविटी अगर आप देखोगे, नेपाल जो है वो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है ना, मतलब सभी तरफ से ये एक जो लैंड है उससे ही घिरा हुआ है। और इसी के चलते यहाँ पर इंडिया जो है उसने काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेशन किया है नेपाल के साथ, जिससे कि उसकी इकोनॉमी जो है वो भी यहाँ पर डेवलप हो सके। उसी के साथ साथ डेवलपमेंट असिस्टेंस जो है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से काफ़ी बार नेपाल को प्रोवाइड किया गया। डिफेंस कोऑपरेशन जो है वो भी नेपाल को कई बार दिया गया है। कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से आर्ट एंड कल्चर बोलिए, एकेडमिक्स बोलिए, मीडिया बोलिए, तो ये भी ज़्यादा हमें कनेक्टेड जो है वो इंडिया के साथ देखने को मिलते हैं। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है वो भी इंडिया ने कई बार नेपाल को दिया है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो कई लोग, नेपाली जो लोग हैं वो इंडिया में एम्प्लॉयड है,
और इसी के चलते कई ज़्यादा रिलेटिव्स जो है इंडियन के नेपाल में देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें इंडिया नेपाल रिलेशन में देखने को मिलती है और जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंडिया नेपाल रिलेशन जो है ऑफन डिस्क्राइब किया जाता है एज यूनिक और टाइम टेस्टेड। अभी भले ही चाइना के साथ जो नेपाल के रिलेशंस है वो यहाँ पर बाउंडेड है इकोनॉमी से, लेकिन इंडिया के साथ जो उसके रिलेशन है ये यहाँ पर कॉमन हेरिटेज बोलिए, कल्चर बोलिए, सिविलाइजेशन बोलिए, हिस्ट्री बोलिए, ज्योग्राफी बोलिए, सभी से यहाँ पर कनेक्टेड है। अब यहाँ पर किंग जो महेंद्र है उन्होंने यहाँ पर अश्योर्ड किया था इंडिया वे बैक 1960s में कि यहाँ पर रोड जो है बिल्ड किया जाएगा टू कनेक्ट द नेपाल विद द तिब्बत हैड ओनली डेवलपमेंटल सिग्निफिकेंस एंड नो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस एट ऑल। 1980s की अगर हम बात करें तो किंग जो वीरेंद्र है उन्होंने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किया था कि चाइना जो है उन्होंने यहाँ पर चाइना हैड वोन अंडर द ग्लोबल टेंडर जो है उसमें चाइना जो जीत चुका है, जिससे 210 किलोमीटर कोल्हापुर बनबासा रोड जो है जो इंडियन बॉर्डर के क्लोज है वो यहाँ पर बनाएगा। और फिर उसके बाद जो राजीव गांधी जी है उन्होंने यहाँ पर कंसर्न यहाँ पर रेस किया था सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर उसके बाद जो वीरेंद्र है उसने यहाँ पर टास्क जो है वो इंडिया को दे दिया था। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो नेपाल है और चाइना जो है वो यहाँ पर इस तरीके की हरकतें किया करते थे, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, इंडिया जो है उसने ओपनली यहाँ पर एक लीड रोल ले लिया जिसने नेपाल को ट्रांसफॉर्म करने की सोची। अब पहले नेपाल में हमें मोनार्क जो है वो देखने को मिलता था, और फिर उसके बाद होता क्या है, मोनार्क जो है वो यहाँ पर चेंज हो जाता है सेक्युलर रिपब्लिक में। अब जब सेक्युलर रिपब्लिक में चेंज होता है तो उसमें इंडिया जो है उसका बड़ा योगदान होता है। इंडिया ही नहीं तो जो यूरोपियन यूनियन है उसका भी बड़ा योगदान होता है। तो अब यहाँ पर इंडिया प्लस यूरोपियन यूनियन ये जब यहाँ पर नेपाल जो है उसे बिल्ड करते हैं तो फिर चाइना जो है उसकी यहाँ पर जल जाती है। चाइना बोलता है कि दोनों का यहाँ पर दबदबा रहेगा तो फिर हम क्या करेंगे, और इसीलिए यहाँ पर चाइना जो है वो कोशिश करता है कि अपना जो डोमिनेंस है वो नेपाल पर बनाया जा सके। और इसीलिए उसका किस तरीके से दबदबा होता है, इन्वेस्टमेंट के थ्रू। किस तरीके से दबदबा होता है, अगर वहाँ पर वो निवेश करना शुरू कर दे, और यही चीज़ यहाँ पर नेपाल की तरफ से हमें देखने को मिलती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको एक अच्छा सिनारियो इंडिया नेपाल टाइज का मिल गया होगा, और भी अच्छी तरीके से हम इसे MM एकेडमी ऐप पर जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो जब टॉपिक लेंगे उसमें हम जितने भी इंडिया के साथ इंटरनेशनल रिलेशंस रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के डिप्लोमेटिक टाइज रहे हैं, उन्हें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है टाइम फॉर मैच्योरिटी, मतलब जो इंडिया चाइना रिलेशंस है, इंडिया चाइना में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इंडिया चाइना जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसके बारे में आर्टिकल में बात की गई है। अब देखिए, अगर हम चाइना की बात करें तो अभी जो भी कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर चल रहे हैं वो डिटेल में काफ़ी सारे वीडियोज़ में मैंने आपको बताया है, मतलब न्यूज़ आर्टिकल में भी, उसी के साथ साथ एक सेपरेट वीडियो भी अवेलेबल है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। मतलब जो पैंगोंग लेक है, जो गालवान वैली है, उस पर जिस तरीके के भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, सारी कॉन्फ्लिक्ट मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किए हुए हैं। अब अगर मैं आपको ब्रीफ में बताऊं तो जो पैंगोंग लेक है उसके पास जो कॉन्फ्लिक्ट है वो चल रहा था, और उसी के साथ साथ पैंगोंग लेक जो है वो ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्टेड एरिया में आता है। और अगर हम गालवान वैली की बात करते हैं तो जो गालवान वैली है वहाँ पर भी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो चल रहा था, और उस कॉन्फ्लिक्ट में हमारे जो जवान हैं वो भी शहीद हुए। हालांकि उनके जो जवान हैं वो भी मरे, लेकिन हमारे जवान भी शहीद हुए, और इसी को चलते यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश जो है पूरी जनता के इसमें देखने को मिला। अब जो गालवान वैली है, चाइना सीधे तरीके से क्लेम कर रहा है कि गालवान वैली जो है ये हमारी है। अब यहाँ पर हमें जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वो देखने को मिलती है। अब गालवान वैली सीधा अगर चाइना क्लेम कर दे तो ये तो प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाएगी, और उस पर इंडिया की तरफ से ये आया भी है कि कोई यहाँ पर गालवान वैली उनकी वगैरह नहीं है, ऐसा सब कुछ आया भी है। लेकिन यहाँ पर बेसिकली अगर देखा जाए थोड़ा क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, और पूरा आर्टिकल अगर हम देखें, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल इंसान ने लिखा हुआ है तो बट ऑब्वियस है कि आर्टिकल भी पॉलिटिकल रहेगा, लेकिन ये आर्टिकल इंक्लूड मैंने इसीलिए किया है सिर्फ ये पॉइंट के लिए। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में देखते हैं या फिर जो भी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में देखते हैं, अगर आपको मेंस में क्वेश्चन आ जाता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है इसके बारे में आप बताइए, तो सीधे तरीके से ये पॉइंट जो है, ये 5 पॉइंट आप लिख सकते हो, जिससे कि आपका आंसर जो है काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अब ये क्या है, अब देखिए यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें क्रिटिसिज्म किया गया है कि जो यहाँ पर इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इसके वजह से हमने नेशनल इंटरेस्ट में कितना कॉम्प्रोमाइज़ किया है, ये यहाँ पर एक्सपोज हो रहा है। जो यहाँ पर डैमेज हुआ है ये काफ़ी ज़्यादा हमारे फेलियर्स है जिसकी वजह से हमें ये देखने को मिला है।
अब ये जो फेलियर, ये जो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर हुआ है, ये जब हम यहाँ पर इतना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस झेल रहे हैं, उसी के साथ हेल्थ इमरजेंसी यहाँ पर हम फेस कर रहे हैं, उस दौरान हमें इतना बड़ा जो एक नेशनल इंटरेस्ट का मुद्दा है वो देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो जो प्रेजेंट मेस हुआ है, ये 5 फेलियर्स के वजह से हमें देखने को मिला, ऐसा बोला जा रहा है। पहला क्या है? पहला है लैक ऑफ लॉन्ग टर्म फॉरेन पॉलिसी। मतलब यहाँ पर क्या है, जो फॉरेन पॉलिसी है, हम ये अब तक समझ रहे थे कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो रही है ये काफ़ी ज़्यादा हुई है, काफ़ी अच्छी हुई है, लेकिन जो भी हमारी फॉरेन पॉलिसी रही है ये शॉर्ट टर्म बेसिस पर रही है। शॉर्ट टर्म बेसिस पर रहने की वजह से हमें इतना ज़्यादा सक्सेस जो है वो नहीं मिल पाया है। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो ये शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो है ये हमारा फेलियर जो है वो साबित हुई है। अब इसमें जो चाइना का जो भी यहाँ पर घुसपैठ हमें देखने को मिली है ये उसी के वजह से है। अगर हमारे साथ लॉन्ग टर्म के लिए यूएसए हो, अगर हमारे साथ लॉन्ग टर्म के लिए रशिया हो, अगर हमारे साथ लॉन्ग टर्म के लिए नेपाल हो, हमारे साथ लॉन्ग टर्म के लिए फ्रांस हो, हमारे साथ लॉन्ग टर्म के लिए यूरोप हो, तो फिर कोई भी कंट्री जो है वो घुसपैठ करने से पहले सोचेगी। लेकिन यहाँ पर चाइना जो है उसने यहाँ पर नहीं सोचा, क्योंकि शायद हमारी जो पॉलिसी रही है वो लॉन्ग टर्म नहीं बल्कि शॉर्ट टर्म रही है। उसी के साथ साथ यहाँ पर एक बार हमने डिस्कवर कर लिया कि इस तरीके से चाइना की तरफ से जो हमला है वो देखने को मिल रहा है, तो उस पर रिस्पॉन्ड ना करना, उस पर रिस्पॉन्ड करने से रिफ्यूज़ कर देना, ये भी हमारी एक बहुत बड़ी गलती रही है। मतलब हम यहाँ पर मानने को ही तैयार नहीं है कि यहाँ पर जो घुसपैठ है वो चाइना कर रहा है। अब जब यहाँ पर हम मानने को ही तैयार नहीं है, बट ऑब्वियस है कि जब आपको कोई भी बीमारी हुई है, फॉर एग्जांपल अगर आपको बुखार हुआ है, फीवर है, तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले मानना पड़ेगा कि आपको फीवर है। अगर आप ये मानने को ही तैयार नहीं हो कि आपको फीवर है, तो क्या आप ट्रीटमेंट ले सकते हो? बिल्कुल नहीं ले सकते हो। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम जब डिस्कवरी करने के लिए तैयार नहीं है, जो रिफ्यूज़ है वही करने के लिए तैयार है, तो फिर क्या हम यहाँ पर चाइना जो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है उससे लड़ पाएंगे? उसी के साथ साथ हमारे जो यहाँ पर जो ग्राउंड ट्रूप्स है उनकी बैकिंग यहाँ पर हम नहीं कर पाए, उनकी बैकिंग नहीं कर पाए। और उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या हुआ, जो फेस ऑफ है वो हमें देखने को मिला। और चाइना के जो सोल्जर्स थे वो तो यहाँ तैयारी करके आए थे, मतलब जो यहाँ पर जो नोकीली चीज़ें हैं वो सारी लेकर आई थी, लेकिन हम यहाँ पर वो सारी चीज़ें जो है वो नहीं लेकर जा पाए। और उसी वजह से क्या हुआ, हमारे साथ इस तरीके की जो एक इंसिडेंस है वो हमें यहाँ पर देखने को मिला। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इकोनॉमी ऑफ ट्रुथ, यहाँ पर क्या है, इकोनॉमी जो है वो भी हमारी काफ़ी खस्ता चल रही है। इकोनॉमी भी इतनी अच्छी नहीं चल रही है कि हम यहाँ पर वॉर पर जा सके या फिर इस तरह की कोई हरकत कर सके, क्योंकि जब भी वॉर पर जाते हैं उस टाइम पर इकोनॉमी जो है वो हमारी सुदृढ़ चाहिए होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो पैसा है वो हमारा उसी में लग जाता है। और अगर कोई कंट्री हमारे जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है उस पर अगर कब्जा करती है, फिर डिफेंस जो एरियाज़ है उस पर अगर हमला कर देती है, तो उससे उभरने के लिए हमें यहाँ पर फाइनेंशियल कंडीशन जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी होना बहुत ज़रूरी होता है। क्लियरली यहाँ पर देखा जा सकता है गवर्नमेंट जो है वो सीरियसनेस जो है चाइना के इंक्लूजन का वो यहाँ पर एंटिसिपेट करने में फेल रही है। मतलब उन्हें लग ही नहीं रहा था कि ये यहाँ पर इतना कुछ हो सकता है, इतना बड़ा मुद्दा बन सकता है, लेकिन ये इतना बड़ा मुद्दा जो है वो बन गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर फेलियर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए ये जो पॉइंट्स है, ये 2 पॉइंट खासकर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो आते हैं। तो ये 2 पॉइंट अगर आप लिखते हो, उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको कुछ कंक्लूजन ओरिएंटेड चीज़ें भी रखनी पड़ती है कि किस तरीके से हम यहाँ पर ऐसी जो भी चीज़ें होगी उससे बच सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे नेशनल फोकस जो है ऑन एक्सटर्नल सिक्योरिटी एट दिस स्टेज, ये ह्यूज डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम द ऑन गोइंग मेडिकल इमरजेंसी एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। मतलब अगर हम यहाँ पर एक्सटर्नल सिक्योरिटी पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ज़्यादा अगर फोकस यहाँ पर खींचा जाता है, तो वो एट प्रेजेंट जो हमारी सिचुएशन चल रही है हेल्थ इमरजेंसी को लेकर और उसी के साथ साथ जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको लेकर, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। पार्शियल डाइवर्जन भी अगर होता है नेशनल रिसोर्सेज को लेकर मिलिट्री एंगेजमेंट्स में, तो हमारी इकोनॉमी जो है काफ़ी ज़्यादा ख़तरे में आ सकती है। और इसीलिए यहाँ पर हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि जो भी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, तो यहाँ पर इकोनॉमी को हमें रिकवर करना है। इकोनॉमिक क्राइसिस जो आए हैं उसे रिकवर करना है, और अगर रिकवर करना है तो बट ऑब्वियस है कि ऐसे छोटे मोटे पार्शियल डाइवर्जन जो है वो भी हम यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। Only thing worse than the simple-minded pacifism is hot-headed militarism।
तो ये भी चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो मतलब बेसिकली क्या है, बेसिकली बात ऐसी है कि इकोनॉमी जो हमारी इतनी ख़राब चल रही है और उसके बीच में यहाँ पर इकोनॉमी हम यहाँ पर पूरी लगा रहे हैं जिससे कि लोगों के हाथ में पैसा जाए और यहाँ पर इकोनॉमी हमारी ऊपर चली जाए। लेकिन अगर वॉर होता है तो हमें जो पैसा है वो यहाँ पर डाइवर्ट करना पड़ेगा, यहाँ का पैसा पूरा इधर डाइवर्ट करना पड़ेगा। अब जब यहाँ डाइवर्ट करेंगे तो इधर पैसा नहीं मिलेगा, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो तो होगी ही नहीं, उल्टा हमारा यहाँ पर वॉर में जाने की वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो हो सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हमें इस आर्टिकल के थ्रू देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है अनलाइक चाइना। अगेन चाइना से रिलेटेड ही आर्टिकल्स है। अब देखिए चाइना से रिलेटेड ही सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं और इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या किया है कि शॉर्ट में जो आर्टिकल्स है, मतलब क्रक्स आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपको एग्जाम में हेल्पफुल हो सकते हैं। अब मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल जो है वो कवर किए जाए। नहीं तो कैसा था कि आप लोग सोचते हो कि ये वाला आर्टिकल मिस हो गया है, ये वाला आर्टिकल मिस हो गया है, हालांकि वो मिस नहीं होता है, आगे जाकर मैं वो कवर करता ही हूँ। लेकिन फिर मैंने ऐसा सोचा कि ठीक है, अगर रिपीटेटिव हो भी रहे हैं फिर भी मैं आपको ऐसा ना लगे कि यहाँ पर मैं बहुत कम आर्टिकल्स ले रहा हूँ, तो इसीलिए मैं ऐसा सोचा कि मैं मोस्ट ऑफ द आर्टिकल जो है यहाँ पर कवर कर ही लेता हूँ, जिससे कि आपको भी संतुष्टि रहे कि हाँ भैया सारे आर्टिकल जो है वो कवर हो रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे तो जो प्रधानमंत्री जी है उनके एक रिमार्क था ऑल पार्टी मीट जो हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी यहाँ पर इंडिया के टेरिटरी में इंट्रूड नहीं हुआ है या फिर हमारे जो मिलिट्री पोस्ट है उसको कैप्चर नहीं किया है। बट ऑब्वियसली पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, पॉलिटिकल मुद्दा है, पॉलिटिक्स ने उससे इस स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा उछाल दिया। और उसके बाद हुआ क्या है कि मोस्ट ऑफ द लोगों ने, अगर आप राहुल गांधी का देखोगे तो राहुल गांधी जी ने भी ये कहा है कि यहाँ पर ऐसा अगर हुआ है, व्हाई इज़ ही हाइडिंग सरेंडर मोदी, इस तरीके से टारगेट जो है वो किया गया। अब इसी बीच यहाँ पर जो सरकार है उनकी तरफ से भी ये स्टेटमेंट आया कि ये जो चीज़ें की जा रही है काफ़ी मिसगाइड की जा रही है, मिसलीड की जा रही है। जो भी स्टेटमेंट यहाँ पर मोदी जी ने दिया था, ये बेसिकली जो स्टेटमेंट है ये बाद का है। मतलब बाद का मतलब क्या कि बाद में जो यहाँ पर फेस ऑफ हुआ है, बाद में यहाँ पर किसी भी चाइनीज़ फोर्स ने यहाँ पर हमारे ऊपर जो इंक्लूड है वो नहीं किया है, या फिर हमें कोई भी इंडियन टेरिटरी में जो है वो देखने को नहीं मिलता है। तो ये बात की बात जो है वो की गई है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। बाकी तो है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसमें कुछ देखने को मिलता नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर इम्पोर्टेंट आर्टिकल आता है जो कि क्राइसिस एंड मोबिलाइजेशन। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ऑफलोडिंग एक्सेस फूड ग्रेन स्टॉक्स ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू यहाँ पर मच नीडेड रिसोर्सेज जो है गवर्नमेंट के लिए जनरेट करेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो फूड जो है कहाँ स्टोर किया जाता है, फूड स्टोर किया जाता है एफसीआई में। एफसीआई मतलब क्या है? एफसीआई मतलब है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है ये स्टोर करता है। उसी के साथ साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। ऐसे सिनारियों में हर जगह पर मतलब कि इतना बफर स्टॉक जो है वो रखा जाना चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि अगर कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर जो फूड है उसे प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बिना इन्फ्लेशन के हवाला हुए। तो ऐसे सिनारियों में अगर आप देखोगे तो कितना ज़्यादा स्टॉक यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, आप यहाँ पर देख सकते हो। मतलब नॉर्मली यहाँ पर बफर स्टॉक कितना है, बफर स्टॉक येलो लाइन जो है आपको बफर स्टॉक देखने को मिलेगी। तो येलो लाइन में बफर स्टॉक देखने को मिलता है। लेकिन अगर व्हीट स्टॉक देखा जाए तो एक्चुअल में आप देख सकते हो कितना ज़्यादा व्हीट स्टॉक है। मतलब देखिए कितना ज़्यादा है, कितना रहना चाहिए और कितना ज़्यादा स्टॉक में पड़ा हुआ है। वही अगर आप राइस का देखोगे तो वो भी हमें ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। तो ऐसे सिनारियो में आप समझ सकते हो कि जो बफर स्टॉक है उससे कई गुना ज़्यादा हमें यहाँ पर स्टॉक में पड़ा हुआ देखने को मिल सकता है माल। अब यहाँ पर आप सोचिए कि इतना जब स्टॉक में पड़ा हुआ है, तो हमने एक आर्टिकल देखा था, अगर आपको याद होगा, मोस्ट ऑफ द जो माइग्रेंट वर्कर्स है वो वापस जा रहे थे। उस टाइम पर हमने आर्टिकल देखा था, एक आर्टिकल में बात की गई थी कि इतना ज़्यादा बफर स्टॉक जो है वो पड़ा हुआ है। सरकार जो है वो 2 रुपये पर केजी या फिर 3 रुपीज़ पर केजी में जो बांट रही है, तो सरकार यहाँ पर 6 महीने तक एक्चुअल में जो जिन्हें ज़रूरत है उन्हें फ्री में भी जो धान्य है वो बांट सकती है, जो यहाँ पर व्हीट है वो बांट सकती है, जो राइस है वो बांट सकती है 6 महीने तक। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है उन्होंने ये करना चाहिए, क्योंकि इतना बफर स्टॉक पड़ा हुआ है, इससे क्या होता है जो माल है वो सड़ जाता है, किसी को भी नहीं मिलता है। और इतना ज़्यादा रखना, बफर स्टॉक के ऊपर रखना, ये कौन सी समझदारी है? तो इसीलिए अगर सरकार जो है ऊपर का जो स्टॉक पड़ा हुआ है, एक आर्टिकल हमने वैसे बेसिकली देखा है, 2 आर्टिकल देखे। एक काफ़ी पहले देखा था, काफ़ी पहले जो हमने देखा था उसमें भी यही चीज़ हमने देखी थी, और उसमें ये सजेस्ट किया गया था कि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, अगर ये माल जो आधी कीमत में बेचती है, मतलब यहाँ पर 12 रुपये पर केजी जो है उसमें बेचती है,
ठीक है। टोटल अगर समझ लीजिए टोटल 100% लोग जो है जिन्हें यहाँ पर सब्सिडाइज रेट में मिल रहा है, उसमें से एक्चुअल में सब्सिडाइज रेट में 40% लोगों को ही ज़रूरत पड़ती है। अब 40% लोगों को आप 2 रुपये पर केजी 3 रुपये पर केजी में दे रहे हो, लेकिन अगर बाकी बचे हुए जो 60% लोग हैं उनको अगर आप 12 रुपये पर केजी में 13 रुपये पर केजी में देते हो, तो ये जो बफर स्टॉक है ये आप यहाँ पर निकाल सकते हो और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप ज़्यादा पैसा जो है एक्स्ट्रा पैसा जो है वो भी कमा सकते हो। ये चीज़ हमने देखी थी। फिर जब यहाँ पर पेंडेमिक आया उसके बाद हमने देखा कि 6 महीने तक सरकार ये जो स्टॉक है इसे फ्री में बांट सकती है, तो ये भी चीज़ हमने यहाँ पर कवर की थी। अब देखिए इंडिया जो है वो स्टेयरिंग एट सम स्ट्रेसफुल मंथ्स, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल मंथ्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर एक तरफ हम कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ चाइना का जो इनकर्जन हो रहा है उससे हम हमारी बॉर्डर्स को बचा रहे हैं। अब ऐसे सिनारियो में आप देखोगे तो जो स्टॉक यहाँ पर रखा हुआ है हमारे पास फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में 97 मिलियन मेट्रिक टन जो स्टोर किया जा रहा है, तो स्टोर करने के लिए बट ऑब्वियसली के पैसे लगेंगे। अब यहाँ पर एस्टिमेटेड इकोनॉमिक कॉस्ट अगर हम देखें राइस की 2020-21 के लिए तो इतनी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है, और वीट के लिए अगर देखा जाए तो इतना हमें देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ ये भी चीज़ हमने पिछले आर्टिकल्स में कवर की हुई है। अब ये अनप्रोडक्टिव कैपिटल लॉकअप जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली जो लॉकअप है वो हो जा रहा है ना, मतलब ज़बरदस्ती का पैसा जो है वो लग रहा है। ये इस तरीके से है कि एक अगर आपके पास कोई गाड़ी है, ठीक है, 2 कार है आपके पास, तो एक कार जो है वो आपकी गराज में ही रखी हुई है, लेकिन आपको मेंटेनेंस के लिए उसका बहुत ज़्यादा पैसा जो है खर्च करना पड़ रहा है। इससे बेटर है कि आपके पास एक कार तो है, तो दूसरी कार जो है अगर आप बेच दो तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि आपके पास बफर स्टॉक है, बफर स्टॉक के ऊपर आपके पास जो भी माल पड़ा हुआ है इसको स्टोर करने में आपका बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। इससे बेटर है कि ये अगर आप निकाल दो किसी न किसी वे में, अगर आप बेचने की कोशिश करो, क्योंकि जिस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा इतना बुरा रैंक है, तो हमारे यहाँ पर जो लोग हैं उनको खाने को खाना मिल नहीं रहा है। तो अगर हम यहाँ पर ऐसा समझे कि लोगों को खाना नहीं मिल रहा है तो हम यहाँ पर उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं, तो फिर क्यों ना प्रोवाइड करें। फार्मर्स अब यहाँ पर APMC जो है उसके बाहर भी अब बेच सकते हैं। तो यहाँ पर फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस 2020, इसके तहत क्या होता है, इसके तहत अब फार्मर जो है वो बाहर भी बेच सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी ऑर्डिनेंस अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट और प्राइस एश्योरेंस फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस 2020, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है उसे इनकरेज करता है। अब बेसिक आइडिया क्या है, बेसिक आइडिया है कि यहाँ पर जो प्राइजेस है क्रॉप्स के हार्वेस्ट के टाइम पर वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लाए जा सके, और उसी के साथ साथ हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो डिमांड और सप्लाई सिचुएशन है वो भी यहाँ पर अलाइन की जा सके। नहीं तो क्या होता है कि अगर यहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई अगर नहीं हो पा रहा है तो प्राइजेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, है ना, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। और अगर ऐसा हो कि डिमांड यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ऐसे सिनारियो में प्राइजेस जो है बहुत ज़्यादा नीचे चल जाते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा नीचे चल जाए तो फार्मर्स को प्रॉब्लम होता है, जब बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाए तो कंज्यूमर्स को प्रॉब्लम होता है, और इसीलिए डिमांड और सप्लाई जो है उसे यहाँ पर अलाइन में रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड ये चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्रिएट की गई है और रन की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, मतलब क्या है, ये एक्ट के तहत बनाई गई है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। टॉप ऑफिशियल डिजिग्नेट किया जाता है एज ए चेयरमैन, और ये सेटअप की गई 1965 में। इनिशियल हेडक्वार्टर चेन्नई में हमें देखने को मिलता है, हेडक्वार्टर्स अभी न्यू दिल्ली है, फाउंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, 14 जनवरी 1965 को फाउंड की गई थी, ओनर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, और टाइप ऑफ बिजनेस क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि फॉर्म की गई है फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964 के तहत। अब जैसे मैंने आपको APMC बताया, तो मॉडल APMC एक्ट 2003 हमें देखने को मिलता है, जिसमें इतने सारे प्रोविजंस देखने को मिलते हैं। न्यू मार्केट चैनल अदर देन APMC मार्केट, प्राइवेट होलसेल मार्केट, डायरेक्ट परचेज, कॉन्ट्रैक्ट फॉर बायर्स एंड फार्मर्स। तो इस तरीके से इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है जो कि आप यहाँ से पढ़ सकते हो। तो आइए अगले आर्टिकल पर बढ़ते हैं। ये वाला आर्टिकल देखोगे तो ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल है, मतलब यहाँ पर ये सरकार नहीं दूसरी सरकार को क्रिटिसाइज़ किया गया है, लेकिन ये वाला आर्टिकल मैंने इंक्लूड किया है आपको BRO जो है वो समझाने के लिए। तो BRO देखने के लिए सिर्फ मैंने वाला आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वही सारी चीज़ें हैं कि जो भी चीज़ें हमें देखने को मिली है, जो हमारे जवान हैं वो शहीद हुए हैं, जो गालवान वैली है वहाँ पर काफ़ी कन्फ्रंटेशन चल रहा है, उसी के साथ साथ ऑल पार्टी मीट में ये सारी चीज़ें देखने को मिली है। और उसी के साथ साथ इतिहास अगर देखा जाए तो नेहरू गवर्नमेंट का हिमालयन बंदर जो है काफ़ी वेल नोन है, और इसमें आप देखोगे तो उन्होंने काफ़ी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट अक्साई चीन रीजन जो है वो सरेंडर कर दिया था चाइना के सामने, जो टोटल एरिया हमें 37,000 स्क्वायर किलोमीटर का देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आप देखोगे सिर्फ इतना ही नहीं,
बल्कि हमने और ज़्यादा स्पेसिफिकली जो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट है उन्होंने यहाँ पर चाइना को ऑक्यूपाई करने दिया जो लैंड है वो। अब यहाँ पर आप देखोगे 640 स्क्वायर किलोमीटर लैंड जो है क्रॉस हमें पैंगोंग लेक, उसी के साथ चुमूर जो दीपसांग है, ये यहाँ पर जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उसे यहाँ पर सौंप दी गई, जिसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम जो है यहाँ पर क्रिएट हो गया। इकोनॉमिक मिलिट्री स्ट्रेटेजिक लॉस जो है हमें यहाँ पर झेलना पड़ा। अब यहाँ पर आप देखोगे तो मोदी गवर्नमेंट जो है उन्होंने यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों को सुधारने की कोशिश की है, मतलब यहाँ पर रोड जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्डअप करने की कोशिश की है। क्योंकि क्या होता है कि जहाँ पर भी वॉर होने वाला होता है वहाँ पर अगर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो जो सोल्जर्स है वो जल्दी पहुँच सकते हैं, उसी के साथ साथ जो हम ट्रूप्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान यहाँ पर ले जा सकते हैं। और यही चीज़ हमें देखने को मिलती है जब भी हमारे वॉर हुआ था चाइना के साथ, तब हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना स्ट्रांग नहीं था, रोड इतना स्ट्रांग नहीं था, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ा था। अब यहाँ पर आप देखोगे तो BRO जो है, BRO, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो BRO जो है ये यहाँ पर अप्रूवल दिया गया है। तो BRO क्या है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप देखोगे तो स्टैटिक पर्सपेक्टिव से आपको इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ये डेवलप और मेंटेन करते हैं रोड नेटवर्क को इंडिया के बॉर्डर में, और उसी के साथ साथ यहाँ पर हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। मोटो इसका है श्रमेण सर्वम सध्यम, मतलब एवरीथिंग इज अचीवेबल थ्रू हार्ड वर्क। बजट अगर आप देखोगे तो 73.2 करोड़ USD, और फाउंडर जवाहरलाल नेहरू, और फाउंड जो है 7 मई 1960 को किया गया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जो चीज़ है ये हमें देखने को मिलती है, और सिर्फ इसके लिए मैंने वो पूरा आर्टिकल जो है वो इंक्लूड किया है। अब यहाँ पर आप देखोगे रिटर्निंग टू द सिटी, फिर से वही चीज़ है, जो माइग्रेंट वर्कर्स है वो अपने सिटी में चले गए हैं, अपने गांव में चले गए हैं सिटी से। अब देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर मनरेगा की बात अगर हम करते हैं, मनरेगा में अब टोटल एक गांव में 100 लोग थे, लेकिन उसमें 40 लोग जो है वो चले गए थे माइग्रेट होकर दूसरी जगह पर काम ढूंढने के लिए। मतलब यहाँ पर 60 ही लोग थे, 60 लोगों को मनरेगा के तहत काम देना था, अब वो भी यहाँ पर नहीं दे पा रहे थे। अब तो यहाँ पर क्या हुआ है, रिवर्स माइग्रेशन हुआ है, मतलब पूरे 100 लोग हमें देखने को मिल रहे हैं। तो पूरे 100 लोगों को मनरेगा के तहत काम जो है किस तरीके से मिलेगा, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हमें देखने को मिलता है। लोग यहाँ पर वापस क्यों आ गए, सडन लॉस हमें काम का देखने को मिला है, अर्निंग उसकी वजह से उनकी नहीं हो रही थी, तो ये सारे प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे थे। अब यहाँ पर आप देखोगे तो सरकार जो है काफ़ी सारी चीज़ें कर रही है, मतलब यहाँ पर आप देखो गरीब कल्याण रोजगार अभियान, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो जो पैसा है वो भी प्रोवाइड कर रही है, ज़्यादातर लोगों को एम्प्लॉयमेंट जो है वो दिया जा सके मनरेगा के तहत ही कोशिश कर रही है। तो यही सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और शॉर्ट में समझाने के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर की हुई है, लेकिन फिर से वही चीज़ कि आपको ऐसा लगे कि मैं आर्टिकल्स कवर नहीं कर रहा, इसलिए मैंने वाला आर्टिकल जो है इसमें इंक्लूड किया है। तो यहाँ पर हमारा जो वीडियो है वो ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।